दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और आज़ादी की तलाश की सच्ची कहानी है। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के कुछ कैदियों की जो सोवियत लेबर कैंप से भागकर करीब 6400 किलोमीटर का खतरनाक पैदल सफर तय करते हैं। बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तान और जंगलों से गुजरते हुए सिर्फ आज़ादी और जिंदा रहने की उम्मीद में। इस फिल्म का नाम है द वे बैक और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है पीटर वेयर ने, और ये फिल्म बनी है एक सच्ची घटना पर। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं द वे बैक 2010 मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी और जानते हैं कि कैसे कुछ कैदियों ने मौत को मात देकर 6400 किलोमीटर पैदल चलकर आजादी की राह ढूंढी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सोवियत यूनियन यानी रूस की फौज ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। उस वक्त उन्होंने वहां के हजारों लोगों को पकड़ लिया, जिनमें से एक था यानुस, जो पुलिस आर्मी का एक बहादुर ऑफिसर था। अब यानुस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि वो सोवियत पार्टी के खिलाफ जासूसी करता है। उससे जबरदस्ती कॉन्फेशन पेपर पर साइन करवाने की कोशिश होती है, लेकिन यानुस सच्चा आदमी था। उसने झूठे कागज पर साइन करने से साफ मना कर दिया। जब सारे टॉर्चर के बाद भी वो झुकता नहीं, तो सिपाही एक औरत को उसके सामने लाते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये तुम्हारे लिए कौन है। वो औरत रोते हुए कहती है कि ये मेरे पति हैं, और यानुस भी सिर झुकाकर कहता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। फिर अफसर पूछते हैं, क्या तुम अपने पति के बारे में कुछ बताना चाहोगी? वो मजबूर और दर्द से कांपते हुए कहती है, मेरे पति पार्टी से नफरत करते हैं और विदेशों में इसके खिलाफ जासूसी भी करते हैं। अब ये सुनकर यानुस के अंदर सब कुछ टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी को जबरदस्ती यातना देकर ये सब कहलाया गया है, और इसी के बाद यानुस को 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे भेज दिया जाता है साइबेरिया की उस भयानक जेल में, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और मौत का सन्नाटा था। वो जगह इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो भी वह कहीं भाग नहीं सकता, क्योंकि बाहर सिर्फ बर्फ और जंगल है, जहां कुछ ही घंटों में कोई भी जमकर मर जाता है। इस जेल से भागना मतलब खुद अपनी मौत को बुलावा देना है। ये जेल अपने आप में ही नरक थी, जहां अंदर खूंखार कैदी थे और बाहर कुदरत का कहर। एक दिन मिस्टर स्मिथ, जो एक बूढ़ा कैदी था, अपना खाना लेकर जा रहा होता है कि उसका एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। पास में एक और कमजोर कैदी होता है जो उस खाने की तरफ झपट पड़ता है, लेकिन स्मिथ तुरंत अपना पैर रख देता है और खाना उठा लेता है। ये सब यानुस देख रहा होता है। उसे उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है और वो अपना खाना उसे दे देता है। तभी स्मिथ कहता है, मैं भी बूढ़ा हूँ, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचो। धीरे धीरे यानुस की मुलाकात एंड्रेई नाम के एक और कैदी से होती है, जो पहले एक एक्टर था और अब 10 साल की सजा काट रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक फिल्म में एक अमीर आदमी को थोड़ा ज्यादा अमीर दिखा दिया था। बातों बातों में यानुस उससे पूछता है, क्या कोई आज तक यहाँ से भाग पाया है? एंड्रेई हंसकर कहता है, यहाँ से कोई नहीं भागा और कोशिश करने वाले सब मारे गए, लेकिन अगर सच में भागना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है। वो बताता है कि अगर हम जंगल पार कर लें तो दक्षिण दिशा में एक झील है, जहाँ से मंगोलिया का बॉर्डर शुरू होता है। वहाँ पहुँच गए तो आजादी मिल जाएगी। अब दोनों लोग धीरे धीरे अपने खाने का थोड़ा हिस्सा बचाकर छुपाने लगते हैं, क्योंकि रास्ता काफी लंबा होने वाला था। जेल में रोज कैदियों से लकड़ी कटवाने और पत्थर तोड़वाने का काम कराया जाता था। एक दिन जब सारे कैदी काम से लौट रहे होते हैं, अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है। ऑफिसर उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं, लेकिन ठंड इतनी भयानक होती है कि कुछ ही मिनटों में कई कैदी ठंड से मारे जाते हैं। मिस्टर स्मिथ समझ जाते हैं कि अगर वो यहाँ खड़े रहे तो मर जाएंगे। वो जंगल की ओर जाने लगते हैं। ऑफिसर उन्हें रोकने की धमकी देता है, लेकिन स्मिथ बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ठंड से लड़ना ही आखिरी उम्मीद थी। देखते ही देखते ऑफिसर भी हार मान लेते हैं और बाकी कैदियों को भी जंगल की ओर जाने का आदेश दे देते हैं, ताकि खुद की जान बचा सके। अगले दिन यानुस को एक खदान में काम करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ का प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो डर के मारे हेल्यूसिनेशन देखने लगता है। उसे अपने घर का दरवाजा और पत्थर के नीचे रखी चाबी दिखने लगती है, जैसे वो बस एक कदम और चले और अपने घर पहुंच जाए। लेकिन तभी स्मिथ उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। यानुस घबराकर कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं उस एक्टर को जानता हूँ जो भागने का रास्ता जानता है। स्मिथ कहता है वो एक्टर झूठ बोलता है, वो सालों से नए कैदियों को ऐसे ही बेवकूफ बनाता है ताकि उनका खाना खा सके। लेकिन अगर तुम सच में भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर एक दिन जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो यानुस कहता है, आज सबसे सही मौका है भागने का, क्योंकि इन हवाओं में हमारे पैरों के निशान मिट जाएंगे। लेकिन एंड्रे डर जाता है। वो कहता है, हम पूरी तैयारी के बिना नहीं निकल सकते। तभी एक और कैदी उनकी बात सुन लेता है। वो एक खतरनाक रशियन क्रिमिनल था
रात को वो यानुस के पास आता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे पास चाकू है जो रास्ते में काम आएगा। अब वो धीरे धीरे खाना जमा करने लगते हैं और एक रात मौका देकर जेल से भाग निकलते हैं, लेकिन गार्ड्स को भनक लग जाती है और वो उनके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं। रात का वक्त होता है, बर्फीली आंधियां चल रही होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो लोग बस भागते ही रहते हैं। कई मील चलने के बाद ठंड, भूख और डर सब मिलकर उन्हें तोड़ने लगते हैं, लेकिन आजादी की चाह उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। तभी यानुस उस रशियन क्रिमिनल से उसका चाकू लेकर लकड़ी के कुछ मास्क बनाता है ताकि बर्फीली हवाओं से उनके चेहरे सुरक्षित रहें और वे लगातार आगे बढ़ सके। अब तक कुल 7 लोग जेल से भाग चुके थे। इनमें थे यानुस, मिस्टर स्मिथ, वे रशियन क्रिमिनल और वे आर्टिस्ट और कुछ और कैदी। इनमें से एक आदमी को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। रात भर चलते चलते जब सुबह होती है तो वो लोग थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या क्या बचा है। एक चाकू, एक छोटा ब्लेड और बस कुछ हफ्तों का राशन। अब सब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं ताकि उस झील तक पहुंच सके जहां उन्हें मंगोलिया का बॉर्डर पार करके आजादी मिलनी थी। रात को आराम करने के लिए वो जंगल में ही रुक जाते हैं। यानुस कहता है, अगर सुबह तक हमें जिंदा रहना है तो हमें आग जलानी होगी। वो सब सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं, लेकिन जिस आदमी को नाइट ब्लाइंडनेस थी वो अंधेरे में रास्ता भटक जाता है और वापस लौट नहीं पाता। सब उसे ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो देखते हैं कि वो आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था, लेकिन रात को ठंड से जम चुका होता है। वो सब उसे वहीं दफनाते हैं और भारी मन से आगे बढ़ते हैं। अब वो कई हफ्तों तक लगातार चलते रहते हैं, लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता खत्म ही नहीं होता। उनका खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। थकान और भूख ने सबको कमजोर कर दिया था। आखिर वो एक गुफा में रुक जाते हैं और कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उनमें चलने की ताकत नहीं बची थी। रात को वो रशियन क्रिमिनल यानुस से कहता है, हम सब एक एक करके भूख से मर जाएंगे। तुमने कहा था कि कुछ ही हफ्तों में झील तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि हम रास्ता पूरी तरह से खो चुके हैं। उसी वक्त मिस्टर स्मिथ को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने एक जानवर का शिकार किया हुआ है। वो सब डरे बिना उन भेड़ियों को भगाते हैं और जानवर का मांस खाने लगते हैं, क्योंकि अब भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना जरूरी था। अगले दिन यानुस फैसला करता है कि मैं अकेला ही झील को ढूंढने जाऊंगा। अगर 3-4 दिनों में वापस ना आया तो मेरा इंतजार मत करना। वो अकेला ही निकल पड़ता है, कड़क ठंड, बर्फीले तूफान और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ। कई दिनों की जिद्दोजहद के बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसे फिर से वही हेल्यूसिनेशन दिखने लगते हैं, घर, दरवाजा और चाबी, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभालता है और वापस अपने साथियों तक पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है, यहाँ से बस 3 दिन की दूरी पर वो झील है, हमें वहीं जाना होगा। इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। साथी उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आग जलाते हैं। थोड़ा सा खाना बचा होता है वो उसे खिलाते हैं और पूरी रात उसके पास जागते रहते हैं। सुबह जब यानुस को होश आता है वो सब झील की ओर निकल पड़ते हैं। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार वो झील तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बस मंगोलिया का बॉर्डर पार करना बाकी है और फिर आजादी उनका इंतजार कर रही है। पर किस्मत का अभी भी उनकी परीक्षा लेना बाकी था। झील के पास उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मिस्टर स्मिथ सतर्क हो जाते हैं। वो देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे एक लड़की छुपी हुई है जो उनका पीछा कर रही थी। वो लड़की कहती है कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है, मगर स्मिथ कहते हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, ये लड़की हमारे साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद वो झील के किनारे एक जानवर को कीचड़ में फंसा हुआ देखते हैं। वो दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और मांस खाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी वक्त यानुस को उस लड़की की याद आती है। वो भी हमारी तरह भूखी और बेसहारा है। वो तुरंत वापस जाता है और रात को उसे ढूंढकर ले आता है। उसका नाम था इरेना। अब वो भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। उस रात सब पेट भरकर खाना खाते हैं। कई दिनों बाद चैन की नींद सोते हैं। सुबह वो नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और थोड़ा सा इंसानियत वाला एहसास फिर से जिंदा होता है। वो आर्टिस्ट यानी एंड्रेई इरेना का एक खूबसूरत स्केच बनाता है। वो पल मानो थोड़ी देर के लिए सारी तकलीफों को भूल जाने जैसा था। रात को स्मिथ यानुस से कहता है, हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा खाना कम पड़ेगा और हमारी रफ्तार भी। लेकिन यानुस जो दिल का अच्छा आदमी था वो कहता है, नहीं, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और इस बार सबकी इच्छा के खिलाफ वो इरेना को अपने साथ रखता है। अगली सुबह वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इरेना स्मिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे खुश नहीं होते, क्योंकि इरेना ने पहले अपने बारे में झूठ बताया था। बाद में वो सब कुछ सच सच कबूल कर लेती है। अब उन्हें झील को पार करना होता है। सब अपने कपड़े उतारते हैं, सामान हल्का करते हैं। स्मिथ इरेना से पूछते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? लेकिन इरेना कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता।
लेकिन वो डरती नहीं, वो जमी हुई बर्फ पर दौड़ते हुए किसी तरह से झील को पार कर जाती है। रास्ते में एक गांव आता है, वो सब लोकल लोगों को देखकर छिप जाते हैं। रशियन क्रिमिनल कहता है कि हमें खाना चुराना चाहिए। बाकी सब मना करते हैं और कहते हैं अगर पकड़े गए तो हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता। रात को चुपके से गांव जाता है और खाने का सामान चुरा लाता है। अब यानुस इस पर उसे डांटता है, तुम्हारी इस हरकत से हम सब मारे जा सकते हैं। अब इसके बाद वो कई दिनों तक लगातार चलते चलते आखिरकार सोवियत यूनियन के मंगोलिया बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उनका एक साथी रशियन क्रिमिनल अचानक रुक जाता है। वो यानुस से कहता है, ये मेरा देश है, यहाँ मैं आजाद हूँ। अगर मैं यहाँ मर भी गया तो भी मैं आजादी में मरूंगा, किसी की गुलामी में नहीं। ये कहकर वो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और बाकी लोग अपना सफर जारी रखते हुए मंगोलिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आगे का सफर छोटा नहीं था और न ही आसान। लंबा सफर तय करने के बाद जब वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो एक पल के लिए सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बॉर्डर के गेट पर लगी स्टालिन की फोटो पर जाती है, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि कम्युनिस्ट यहाँ भी कब्जा कर चुके हैं। अब सब निराश खड़े थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने अभी तक जो सहा है उसके बाद अब रुकना मौत को दावत देने जैसा होगा। इसलिए वो तय करते हैं कि चाइना होते हुए इंडिया जाना होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में ब्रिटिश का राज था और वहां पहुंचकर वो शायद सुरक्षित रह सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। उनके पास न पानी था, न खाना, और आगे था बस भीड़, जंगल, तपती रेत, तेज गर्म हवाएं और अजीब सी खामोशी। अब वो कई दिनों तक लगातार बिना रुके रात दिन चलते रहते हैं। भूख और प्यास उन्हें खोखला कर रही थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे, उनके पैर सूज चुके थे, डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका था और हालत इतनी खराब कि किसी भी पल वो गिर सकते थे। एक दिन चलते चलते मिस्टर स्मिथ को कुछ पेड़ जैसा दिखाई देता है। वो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन यानुस उन्हें सिर्फ साउथ की तरफ बढ़ने को कहता है। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। फिर भी मिस्टर स्मिथ उस दिशा में चल पड़ते हैं। बाकी लोग भी मजबूरी में उनके पीछे जाते हैं। वो सब मरने की हालत में पहुंच चुके थे, लेकिन जब वहां पहुंचकर देखते हैं वहां एक पानी का कुआं था। सब पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी पीकर सबकी जान में थोड़ी सी जान लौट आती है। वो कुछ देर आराम करते हैं, लेकिन जानते थे कि ज्यादा रुके तो और कमजोर हो जाएंगे, इसलिए जितना पानी उठा सकते थे उठाकर फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। अब बीच सफर अचानक उन पर रेत का बहुत बड़ा तूफान टूट पड़ता है। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाते हैं, लेकिन तूफान के बाद हालत और खराब हो जाती है। उनका पानी खत्म होने लगता है, शरीर जवाब देने लगता है। चलते चलते एक दिन इरेना अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। वो लोग देखते हैं कि उसके पैर बुरी तरह से सूज चुके हैं और वो चलने लायक नहीं बची थी, लेकिन होश में आने पर वो हर हाल में उठकर चलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ग्रुप की स्पीड कम हो जाए। लेकिन इंसान कब तक रेत, गर्मी और भूख से लड़ सकता है। आखिरकार वो वापस बेहोश होकर गिर जाती है और इस बार वो बच नहीं पाती। इरेना की वही रेगिस्तान में मौत हो जाती है। सब उसे वहीं दफना देते हैं और भारी मन से आगे बढ़ते हैं। उस बहादुर लड़की का सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सभी लोग और भी कमजोर होते जा रहे थे। चलते चलते उनका एक और साथी डिहाइड्रेशन से गिर जाता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। एक एक करके साथी कम हो रहे थे और उम्मीद भी टूट रही थी। फिर भी वो चलते जाते हैं, क्योंकि अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। कई दिनों तक लगातार चलते चलते यानुस को आखिरकार दूर रेगिस्तान के पार एक पहाड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पानी या कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन मिस्टर स्मिथ अब इतनी हालत में नहीं थे कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। वो यानुस से कहते हैं, शायद मेरा सफर यहीं तक था, अब तुम लोग ही आगे बढ़ो। यानुस स्थिति को समझते हुए अपने दो साथियों को उस पहाड़ी की ओर भेज देता है कि जाकर देखो वहाँ पानी मिल सकता है या नहीं, और वो खुद मिस्टर स्मिथ के साथ वहीं रुककर उनका ख्याल रखने लगते हैं। रात के समय यानुस मिस्टर स्मिथ को सहारा देता है। किसी तरह बाकी साथियों के पास पहाड़ी तक पहुंच जाता है। वह वहां जाकर पूछता है कि क्या उन्हें पानी मिला, लेकिन दोस्तों का जवाब निराशाजनक था, नहीं पानी नहीं मिला। सुबह सुबह सब सो रहे होते हैं, तभी एक सांप उनमें से एक के पैरों के पास से सरकता हुआ निकलता है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वो हैरान रह जाता है। पहाड़ी से पानी टपक रहा था। तुरंत सब लोग उठकर उस पानी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब पहले पानी पीते हैं और फिर उस सांप को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब उनके लिए वो खाना था। थोड़ा पानी और थोड़ा खाना मिलते ही उनमें थोड़ी ताकत लौट आती है। सब कुछ देर आराम करते हैं।
अब यानुस मिस्टर स्मिथ के पास बैठकर उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता है। बातों बातों में मिस्टर स्मिथ अपना दिल खोल देते हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटे की मौत की वजह मैं खुद हूँ। मैं ही उसे अमेरिका से रूस लेकर आया था। उन्होंने उसे टॉर्चर किया, जबरदस्ती मेरे खिलाफ गवाही दिलवाई, जैसे तुम्हारी पत्नी को मजबूर किया था। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। मेरे लिए जिंदगी अब एक सजा है और मौत आजादी, इसलिए मैं जिंदा रहकर खुद को सजा देता रहता हूँ। यानुस उन्हें शांत करते हुए कहता है, मेरी वाइफ जिंदा है, मुझे किसी भी कीमत पर उसके पास पहुंचना है। मैं नहीं चाहता कि वो भी अपनी बाकी जिंदगी तुम जैसी तकलीफ में गुजारे। अगली सुबह मिस्टर स्मिथ सबसे पहले उठते हैं। वो खुद चलने लगते हैं। यानुस और बाकी साथी भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। सब लोग भूखे प्यासे आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे चाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां रुकना भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उस समय चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। इसलिए वो अब तिब्बत जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो चलते रहते हैं, ठंडी हवाओं, खतरनाक पहाड़ों और बर्फीली चट्टानों से लड़ते हुए आखिरकार किसी तरह से तिब्बत पहुंच जाते हैं। तिब्बत के लोकल लोग बहुत दयालु होते हैं। उन्हें खाने को देते हैं, सोने की जगह देते हैं और थोड़ा संभलने का भी मौका देते हैं। यानुस उन लोगों से पूछता है कि इंडिया कैसे पहुंचा जा सकता है, तो गाँव वाले बताते हैं कि सिक्किम के रास्ते जा सकते हो। बीच बीच में गांव भी मिलेंगे जहां तुम आराम कर सकते हो, लेकिन अभी मौसम बहुत खराब है, बर्फीले तूफान जान ले सकते हैं। अगर चाहो तो कुछ महीने यहीं रुक जाओ। गांव वाले ये कहकर चले जाते हैं, लेकिन यानुस अपने साथियों से कहता है, अगर हम यहाँ ज्यादा रुक गए तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी और फिर शायद हम कभी आगे न बढ़ सके। मिस्टर स्मिथ इस समय एक नया फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि वो वापस चाइना जाएंगे, क्योंकि वहाँ उस वक्त यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी मदद से वो अमेरिका वापस जा सकते थे। अगली सुबह यानुस और उसके साथी आगे निकल जाते हैं। मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। यानुस और उसके दो साथी कई दिनों तक ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, चट्टानों और तूफानों से लड़ते हुए आखिरकार इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया में उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। उनकी कठिन यात्रा को यहाँ पर अंत हो जाता है। लेकिन यानुस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका देश पोलैंड अभी भी सोवियत यूनियन के कब्जे में था। इसलिए वो सालों तक भटकता रहा और जब सन 1989 में पोलैंड आजाद हुआ, तब जाकर यानुस आखिरकार अपने घर लौट पाया। लेकिन अब वो पहले वाला यानुस नहीं रहा था, वो बूढ़ा और टूटा हुआ था। और फिल्म का एंड वही सीन दिखाता है जिसे वो पूरी यात्रा में अपनी आंखों के सामने एक भ्रम की तरह देखता था। वो घर के बाहर वाले पत्थर को उठाकर नीचे से चाबी निकालता है, दरवाजा खोलता है और अंदर उसकी वाइफ उसका इंतजार करती हुई मिलती है। यानुस उसे गले लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इस तरह से ये सच्ची घटना पर आधारित और अद्भुत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिल्म एक्सप्लेन गुरु को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।